हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवेंद्र श्रीवास्तव है और हम आज आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की टॉपिक्स पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए कवर कर रहे हैं। तो इस सिलेबस में आपको 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। यूनिट फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं आपको दो दिख रहे होंगे। तो ये 2 चैप्टर्स का मिक्सचर है कि पहले हम मैकेनिक्स के बारे में जानना है और साथ में इसमें एक टॉपिक और है फोर्स सिस्टम। ये दोनों चीजें हमें इस टॉपिक में कवर करना है। फिर यूनिट सेकेंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ बीम। यहाँ पर भी आपके 2 टॉपिक्स हैं कि बलों को किस तरीके से संतुलन करना है, साथ में बीम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर यूनिट थर्ड आपको फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसको हिंदी में घर्षण कहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर यूनिट फोर्थ सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी 2 टॉपिक हैं। ये भी हम आने वाले सीरीज में इसको कवर करेंगे। ठीक है। फिर है यूनिट फिफ्थ सिंपल मशीन। ठीक है। तो जो भी आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो भी आपकी कॉन्सेप्ट इन 4 टॉपिक्स में पढ़ेंगे, वो आपको सिंपल मशीन में उन चीजों का उपयोग करना है। ठीक है। तो हम ये सीरीज आपको दोनों लैंग्वेज में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी आपको टॉपिक्स मिल पाए। तो आप इसमें इस सीरीज में बने रहेंगे तो आपको पूरी की पूरी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्या डेफिनेशन है? तो इसमें है क्या कि हम ये ब्रांच की शाखा है। इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस। ठीक है। ये साइंस का ही पार्ट है और मेनली कह सकते हैं फिजिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं। हम फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं और उनके जो प्रभाव हैं, इफेक्ट किस पर, बॉडीज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में हम इन चीजों में डील करते हैं। हिंदी की बात की जाए, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अनुप्रयुक्त विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पिंडों पर पड़ने वाले बल और उन पे क्या प्रभाव आ रहे हैं उनकी बारे में बात यहाँ करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि बॉडी पर मान लेते हैं आपने फोर्स लगाया, ठीक है, तो आपने बल लगाया, बल से होने वाले इफेक्ट, यहाँ पर 2 केसेस हो सकते हैं कि बॉडी चले या रुकी रहे। ठीक है। तो इस कितना बल लगाया और किस तरीके से इसने इस बॉडी पर इफेक्ट डाला, इनके बारे में हम इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बात करेंगे। ठीक है। तो इसका महत्व कहाँ पर है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहाँ पे इस्तेमाल होती है? तो जैसे कि मैं बताया था कि एक फाउंडेशन है या आप इससे पढ़ने के बाद जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो फिजिक्स के जो भी रूल्स आप या लॉ जो भी पढ़ते हैं वो आगे चल के आपके आने वाले सब्जेक्ट्स में उन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो मैकेनिक्स भी ऐसे ही टॉपिक है। तो इसका इस्तेमाल आपको सब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ मशीन्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके मैकेनिकल के पार्ट हैं। और कुछ लोग इसमें आपको सिविल वाले बच्चे भी इसमें पढ़ते हैं। तो इसका आधारशिला है। ठीक है। तो जो आप इसमें लॉस पढ़ेंगे वो आगे जाने वाले इन सब्जेक्ट में उनका यूज होगा। ठीक है। दूसरा क्या यूज होता है, ये डिजाइन करने में इस्तेमाल किया जाता है, मशीन को डिजाइन करने के लिए। और स्ट्रक्चर, जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह आपने देखी होंगी, तो उसमें जो बीम्स इस्तेमाल होते हैं, जो हमने टॉपिक देखा भी था अभी इंट्रोडक्शन में कि हमें बीम्स के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर वो सारे जो भी आप रूल्स पढ़ेंगे, जो भी आपके लॉस पढ़ेंगे, वो चीजें आपको आगे जाने वाले सब्जेक्ट्स में उनका रोल पता लगेगा। ठीक है। तो ये डिजाइन करने में भी इन चीजों का, इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स को किस तरीके से इन्होंने विभाजन किया है या इसका वर्गीकरण किया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। नाम से ही पता लग रहा है कि इसको हिंदी में स्थितिकी कहते हैं और डायनेमिक्स मतलब गतिकी। ठीक है। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या है कि बॉडी क्या होगी, इसमें जो पिंड होंगे वो रेस्ट में होंगे, मतलब चल नहीं रहे होंगे, तो उस केस में हम स्टैटिक्स का पोर्शन कहेंगे। डायनेमिक्स जब बॉडी मोशन में होगी या बॉडी मूव करी और गति की अवस्था में होगा, तो उसमें हम डायनेमिक्स के पार्ट में पढ़ेंगे। फिर डायनेमिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स का क्या मतलब है कि इसमें हम उन चीजों की बात करें कि बॉडी अगर मूव कर रही है या चल रही है तो कितनी तेजी से मूव कर रही है, वेलोसिटी, वेग, गति, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है, मेनली कोई भी बॉडी मूव करती है उसके पीछे का कारण क्या होता है, वो होता है आपका फोर्स, बल। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे इसमें। लेकिन जब काइनेटिक्स की बात करेंगे तो काइनेटिक्स में आपको बल का भी बात की जाएगी मोशन के साथ। ठीक है। तो इस तरीके से इसका विभाजन किया गया है, एक एक करके इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है।
तो हम बात कर लेते हैं स्टैटिक्स होता क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जैसे पहले ही बात कर रखी है कि ये मैकेनिक्स की एक शाखा है जिसमें हम फोर्स और उनमें आने वाले इफेक्ट प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं जब बॉडी किस में रहती है, रेस्ट में। ठीक है, तो हिंदी में भी इसको इस तरीके से बात की जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वह शाखा है जब पिंडों पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है तब जब बॉडी किस में रहती है, स्थिर अवस्था में होती है। ठीक है, जब बॉडी स्थिर अवस्था में होगी तो इसको हम स्टैटिक मैकेनिक्स कहेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं डायनेमिक्स क्या है। तो डायनेमिक्स की पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी कि ये ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वी डील विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडीज। और आखिर में क्या हो जाएगा, जहाँ पे रेस्ट था वहां पे हम मोशन कर देंगे। और हिंदी वाली डेफिनेशन में भी क्या होगा, जहां पर हमने स्थिर लिखा था अब गति की अवस्था हो जाएगी, तो उस केस में हम डायनेमिक्स की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं काइनेटिक्स की। काइनेमेटिक्स की क्या होती है, ये भी एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की शाखा है जिसमें हम बात क्या करते हैं कि बॉडी किस में है, मोशन में है, बट उसके पीछे का जो कारण है फोर्स, उसको कंसीडर किए बिना ही हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी इसी तरीके का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वह शाखा है जहाँ पर हम बलों का ध्यान रखे बिना गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये काइनेमेटिक्स हो गई आपकी। तो काइनेटिक्स की बात क्या है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो जहां पर हमने विदाउट लिखा था काइनेमेटिक्स में, अब यहाँ पे करना क्या है, विद कर देना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम मोशन के साथ जो फोर्स उसके पीछे का जो कारण है उसको भी कंसीडर करते हुए इस केस में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद द बॉडी इन मोशन विद कंसीडरिंग फोर्सेस। ठीक है, और हिंदी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसमें बलों का ध्यान रखते हुए गति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में जैसे हमने बात की थी कि हम जैसे त्वरण होता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड, इन सब के बारे में जब बात करते हैं तो हम इसके पीछे का जो कारण होता है फोर्स, उसको हम ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन काइनेटिक्स में हम मोशन का ध्यान रखते हुए उसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में भी जानेंगे, फोर्स कितना लगाया इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अब कुछ डेफिनेशंस जो आगे चल के हमें इस्तेमाल होंगी कि उनके बारे में पता होना चाहिए कि हर डेफिनेशन में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हम आगे आके डेफिनेशंस में जो इस्तेमाल होती रहती हैं चीज़ें, उनकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, इसको हिंदी में द्रव्य कहते हैं कि जो कोई भी जिसके पास मास है अपना और जगह घेरती है उसको हम मैटर या द्रव्य कह देते हैं। हिंदी में क्या है, जिस वस्तु में द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, उसको हम द्रव्य कहेंगे। ठीक है, दूसरा है बॉडी हर जगह पिंड का इस्तेमाल होता है, तो जो बॉडी है वो भी क्या है, एक पोर्शन है मैटर का, मतलब द्रव्य एक बड़ी चीज है, उसमें से एक पोर्शन हमने ले रखा है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो कुछ अध्ययन हेतु लिया गया द्रव्य का पिंड, द्रव्य का भाग पिंड कहलाता है। ठीक है, तो हम जो भी चीज है मैटर एक बड़ी चीज है, उसमें कुछ छोटा सा स्मॉल पोर्शन में निकाला और उसमें हम स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। ठीक है, अब दो टॉपिक्स और आपके हैं, रिजिड बॉडी और पार्टिकल। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या है कि हम ऐसी बॉडी मान रहे हैं जिसमें हम जितना भी बल लगाएं उसमें उसके शेप और साइज में कोई भी बदलाव नहीं कर पाए, तो उसको हम कठोर पिंड कहते हैं। ठीक है, तो उसे रिजिड बॉडी कह देते हैं। दूसरा पार्टिकल, कण क्या होता है कि इसमें इस बॉडी में मास तो होता है, लेकिन इसमें जो स्पेस घेरने की बात होती है, इसकी साइज क्या होता है, निग्लेजिबल होता है, मतलब निगण्य होता है। तो इसमें मास तो है लेकिन साइज नहीं है, तो उसको हम पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसमें हमने आपको फिजिक्स में भी बात कर रखी थी पहले भी कि स्केलर क्वांटिटी आपकी अदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब क्या है कि इसमें डायरेक्शन के बिना, ठीक है, तो यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड के परिमाण के, जैसे किसी भी क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपकी, परिमाण और दिशा। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें केवल और केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी जिसमें
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? मास, वॉल्यूम, एरिया, स्पीड एक्सेट्रा आपके स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। और वेक्टर क्वांटिटी के वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये कुछ इसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हमको बात करने की बल क्या है, फोर्स क्या है। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या क्या कर सकता है, जरूरी नहीं कर पाए, विच कैन चेंज शेप और साइज ऑफ बॉडी। ठीक है, ये आकार बदल सकता है किसी भी पिंड का, तो इसके बारे में बात की है। दूसरा क्या कर सकता है, ये बॉडी को रेस्ट पोजीशन को जो भी रेस्ट की पोजीशन होती है, मतलब स्थिर अवस्था को गतिमान की अवस्था में कर सकता है, और गति वाली अवस्था को रोक सकता है। कोई बॉडी अगर जैसे मान लो चल रही है, ठीक है, तो हम ब्रेक मारते हैं, तो ब्रेक क्या है, एक तरीके का फोर्स है। ठीक है, तो वो जो गति की अवस्था थी उसको हमने क्या किया, स्थिर अवस्था में कन्वर्ट कर लिया। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, उसको चलाना है, तो भी हमें क्या चाहिए, फोर्स की अवस्था है। तो फोर्स ही एक ऐसा एजेंट है जो कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पोजीशन को चेंज करने के लिए फोर्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। चाहे वो चल रहा हो, चाहे बॉडी की शेप एंड साइज की बात हो, तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, बॉडी में कोई भी चेंज लाना है तो हमें बल की आवश्यकता है। और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, जिसको एन से डिनोट करते हैं। इसमें साथ में कई बार आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी डायमेंशन क्या है, विमा। ठीक है, तो डायमेंशन हमने पिछले आपके फिजिक्स में टॉपिक्स में कवर कर रखा था। तो इसकी विमा ml/t-2 होती है। ठीक है, तो कैपिटल M मास के लिए, L लेंथ के लिए, T टाइम के लिए। ठीक है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात कर लें। कार्य को, किसी भी फोर्स को या बल को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या उसको डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरत है। तो इसमें 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने वेक्टर क्वांटिटी की बात करी कि हर वेक्टर क्वांटिटी की 2 चीज़ें होती हैं, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात पहले से कर रखी है। परिमाण, दिशा तो चाहिए, साथ साथ में इसमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए हैं, वो है लाइन ऑफ एक्शन, जिसको कार्य रेखा भी कहते हैं, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कार्य बिंदु भी कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे, उसको भी बनाते हैं, और उसको जो भी 4 चीजें हैं उसको एक एक करके डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो एक सिचुएशन इस तरीके से दे रखी, 2 लाइनें हैं, एक लाइन ए और एक लाइन ए बी। ठीक है, इसको हम सी कह देते हैं। ए बी और ए सी लाइन है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 40 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे हम ए बी लाइन पर एक फोर्स हमको लगाना है। मान लेते हैं ये जो फोर्स है वो 40 न्यूटन का है। ठीक है, और किस पॉइंट पे लगाया गया है, सी, इसको हम डी पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है डी, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, कि हमने क्या किया, इस पॉइंट पर फोर्स लगाया है, तो ये कार्य बिंदु हो गया। ठीक है, और लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, ए बी जो लाइन है ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन है, कि इस लाइन पर हमें क्या, फोर्स को लगाया गया है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन भी आपकी ए बी लाइन की तरफ है। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 40 है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड आपको ये दिखाता है कितना परिमाण है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए 40 न्यूटन का फोर्स है और 20 न्यूटन का फोर्स है, तो हमें ये बताना पड़ेगा, तो 40 न्यूटन का जो बल होगा दिखाने के लिए, और अगर 20 न्यूटन का बल होगा, तो इसमें जो लेंथ है वेक्टर की, लेंथ ऑफ वेक्टर पढ़ा था ना, वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेंथ होती है वेक्टर की, वो मैग्नीट्यूड को दिखाता है, और एरो क्या दिखाता है, दिशा दिखाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आपकी जो एरो की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, दिशा को बताता है। तो इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें उसका बिंदु पता होना चाहिए, किस बिंदु पे आपने फोर्स को लगाना है, और किस दिशा में लगाना है, और किस कार्य रेखा पे लगाना है, उसको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमको बात करना लॉज ऑफ मैकेनिक्स। तो लॉज ऑफ मैकेनिक्स कुछ नहीं है, न्यूटन के जो नियम थे उन्हीं के बारे में बात करना है। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे जो उसमें पता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। तो हम एक एक करके तीनों लॉ के बारे में बात करेंगे। तो पहले में पढ़ना न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, हिंदी में इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये लॉ क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो बॉडी, इसने बोला कि बॉडी उसी अवस्था में रहेगी जिस अवस्था में पहले थी, जब तक
कोई फोर्स उस पर या एक्सटर्नल फोर्स उस पर बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो। ठीक है, तो जैसे अगर बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। तो रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, या उसको तेज से स्पीड को, उसकी अवस्था बदलना है, उसकी स्पीड तेज करनी तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना ही पड़ेगा उस बॉडी को ज्यादा गति से चलाने के लिए या रोकने के लिए। तो इसने बस यही कहा है, अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, या बॉडी हमें या रेस्ट पे रहेगी या उसी समान गति से चलती रहेगी अनलेस, जब तक हम कोई बाहरी बल कार्य ना करें। तो कोई पिंड तब तक स्थिर रहता है या समान वेग से चलता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है, जड़त्व है। ठीक है, तो यहाँ पर रुकने वाला जो मोशन है उसको भी, स्थिर अवस्था को भी लॉ ऑफ रेस्ट कह सकते हैं, चलती अवस्था को भी हम आपको क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ मोशन कह सकते हैं। तो जो बॉडी चल रही है उसका भी इनर्शिया रहता है। ठीक है, तो हर किसी में हम जड़त्व हर जगह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही बात की गई है कि बॉडी उसी अवस्था में रहेगी जब तक हम कोई बाह्य बल कार्य ना करें, तो उस अवस्था को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यह है कि अपने आप कुछ नहीं होगा, जो भी होगा बल के ही कारण होगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। तो इसमें क्या बात करता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स के बराबर है। तो अभी तक हमने ये बात कर रखी थी न्यूटन फर्स्ट लॉ में कि हमें बल की जरूरत है किसी भी चीज को स्टेट ऑफ मोशन, मतलब कोई भी चीज में अवस्था में चेंज करना है तो हमें फोर्स की जरूरत है। ठीक है, अब हमें अब बात करनी कितने फोर्स की जरूरत है। तो यहाँ पर अब बल का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है कि हमें बल कितना चाहिए होगा, कोई भी अगर अवस्था चेंज करनी है तो उसके लिए कितना बल चाहिए होगा। तो यहाँ पर उसका आंसर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, संवेग के परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर इस पूरे स्टेटमेंट को न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें समराइज करना हो तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, P मतलब मोमेंटम होता है। और ज्यादातर केसेस में हमें जो न्यूटन सेकेंड लॉ है वो F बराबर ma के माध्यम से याद रहता है। तो यहां से यहां तक कैसे पहुंचेंगे उसको हम अभी समझते हैं। ठीक, तो इसको समझने के लिए हमको फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए जो हमें पहले सेमेस्टर में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो P क्या होता है, मोमेंटम। तो P बराबर m इंटू वेलोसिटी होता है, यही मोमेंटम पढ़ा है, m इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो समानुपाती का साइन है इसको इक्वल टू किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, कांस्टेंट कुछ आता है नहीं, तो यहाँ पर डी एम वी डिवाइड बाई डी टी कर देंगे। ठीक है, डी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज की फॉर्म में बात की जाती है, समय की दर के बारे में। समय के साथ मास चेंज नहीं होता है तो इसको हम कर सकते हैं, मास बाहर ले सकते हैं और डी बी बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, और डी बी बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्या है, हमारा त्वरण है, एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से F बराबर m इंटू ए आ जाता है। ठीक है, तो ये डी बी बाई डी टी है क्या, डी बी बाई डी टी कुछ नहीं है, यही एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो F बराबर m हमें पता लग जाता है। तो कोई भी बॉडी को में कितना बल लगाना है या कितना अगर त्वरण में जनरेट करना है, उसके मास का द्रव्यमान इंटू त्वरण के प्रोडक्ट के बराबर ही हमें मास फोर्स आता है। ठीक है, ठीक है, अब न्यूटन्स का तीसरा नियम के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि ये कहता है कि जो भी हम क्रिया करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्शन, फोर्स की बात की कर रहे हैं, तो जो भी प्रत्येक क्रिया के लिए समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप इस तरीके से कहते हैं, जब गन की रिकॉइल ऑफ गन रिकॉइल आपने देखा होगा कि जैसे हम जब कभी बंदूक की गोली अगर चलती है, जो बट्टे वाली गन आती थी, तो उसमें आपको क्या सपोर्ट देना पड़ता है कंधे का। अगर आप नहीं दोगे तो जो जितनी तेजी से बुलेट निकलती उतनी प्रतिक्रिया उसकी अपोजिट भी आपको महसूस होती है। पुशिंग अ बॉल, जिस दीवार पे हम धक्का दे रहे हैं, ठीक है, दीवार को धक्का दे रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, इसका क्या पर्पज है कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन इसकी अवस्था तो चेंज होने लगी है। तो क्या हो रहा है, तो जो पूरा का पूरा जो फोर्स है हमारा, हम जितना फोर्स इसकी तरफ लगा रहे हैं उतना ही दीवार हम पर भी उतना लगा दे रही है, इसीलिए हम इस दीवार को हिला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो कई बार हम जब छत पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो हम जब खड़े होते हैं तो हम एक तरीके की क्या फोर्स लगा रहे होते हैं छत पर,
ठीक है। तो जितना हम छत पर फोर्स लगा रहे हैं उतना ही छत हम पर लगा रही है, तभी तो हम वहां पे स्टेबल कंडीशन के तौर पे खड़े हैं। या फिर कोई भी केस में अगर ऐसा हो कि अगर हमारा बल ज्यादा हो, जितना रिएक्शन हमारा छत सहन नहीं कर पाएगा, तो हम क्या कर पाएंगे, हम नीचे गिर जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए अगर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, तो वो चीज डोमिनेट कर जाएगी जहां पर भी फोर्स ज्यादा होगा। कि जैसे अगर हमारा वजन ज्यादा है तो हम नीचे की तरफ गिर जाएंगे। ठीक है। तो आपने ये हर जगह देखा भी होगा। ऐसे ही न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो नियम है उसमें भी आपको जो फोर्स के बारे में बात की जाती है कि उसका एग्जाम्पल है क्या, मतलब रियल वर्ल्ड में। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, जो आपको जब कभी आपने देखा होगा कि आप बस में चल रहे हो और सडन ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, आगे की तरफ गिरने लगती है। ठीक है। और अगर जब आप गाड़ी स्टार्ट हो रही हो तो बॉडी कहाँ जाती है, पीछे की तरफ भागती है। क्यों, कि ये सब इनर्शिया के कारण होता है आपका। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये पूरा जो टॉपिक्स आज के टॉपिक थे, जो हमने मैकेनिक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स क्या होता है, कुछ बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी, और साथ में न्यूटन के 3 नियम के बारे में भी बात की, और फोर्स के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं कि उसको डिफाइन करने के लिए क्या जरूरत होता है, और फोर्स है क्या, और न्यूटन के 3 नियम के साथ उसको डिस्क्राइब भी किया गया। ठीक है। तो ऐसे करते हुए हम पूरी जो मैकेनिक्स का सिलेबस है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।